गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, मजे में। चलो, ईश्वर आपको सदैव खुश रखे, प्रसन्न रखे, आनंदित रखे और सदैव आप अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहे, यही मैं आप सभी के लिए परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ। विद्यार्थियों, अपने जो वर्ण विचार का जो टॉपिक चल रहा है और वर्ण विचार में अपन ने जो स्वरों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में अपन ने बात कर ली है। अभी अपने जो व्यंजन का जो वर्गीकरण है वह चल रहा है। व्यंजनों का जो वर्गीकरण है उसमें जो कल अपने जो व्यंजनों के बारे में जो चल रहा था, जो अभ्यंतर जो पर्यटन के बारे में अपन ने बात की थी, और अभ्यंतर पर्यटन में अपने जो लास्ट में कुछ व्यवधान के कारण जो उत्क्षिप्त और ताड़न जात वाला जो चल रहा था, माने कि वो आगे टॉपिक अपन करने वाले थे। माने कि जो वर्णों के जो उत्क्षिप्त और जो ताड़न जात जो वर्ण है उसके बारे में बताने वाला था, लेकिन उसी समय कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण अपनी कक्षा है जो बीच में रुक गई थी। आज अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके आगे जो बाह्य प्रयत्न है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। माने कि जो अभ्यंतर जो प्रयत्न है उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। एक जो स्पर्श व्यंजन है या स्पृष्ट जो व्यंजन जिसको अपन कहते हैं, या वर्गीय व्यंजन के बारे में अपन ने बात की थी। इसके अलावा स्पर्श संघर्ष की अपन ने बात की थी। इसके अलावा जो अपन ने बात की थी जो संघर्ष या ऊष्म या ईषद स्पृष्ट जिसको अपन कहते हैं उनके बारे में अपन ने बात की थी। उसके अलावा नासिक के जो ध्वनि है उसके बारे में, और जो अंतस्थ जो वर्ण है उनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। अब अपन आज केवल थोड़ी चर्चा करेंगे जो उत्क्षिप्त जो ताड़न जात है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो उत्क्षिप्त या ताड़न जात कौन कौन से हैं? या जिनको ताड़न जात या जिनको द्विगुण या इन्हीं को द्विस्पृष्ट वर्ण बोला जाता है। उत्क्षिप्त, ताड़न जात, द्विगुण और द्विस्पृष्ट जो वर्ण है कौन कौन से हैं? तो उत्क्षिप्त, ताड़न जात, द्विगुण, द्विस्पृष्ट, जो कि हमारी जो हिंदी की जो विकास परंपरा में जो आए थे वर्ण, वह दो वर्ण है। और दो कौन कौन से हैं? दो वर्ण कौन कौन से हैं? एक ढ़ है और एक ढ है। एक ढ़ और एक कौन सा है? ढ है। उत्क्षिप्त मानी उत और क्षिप्त से मिलकर के बनता है ताड़न जात, मानी कि ताड़ने से जात, जात मानी होता है उत्पन्न होना। जात मानी क्या होता है? उत्पन्न होना। उत्पन्न होना अर्थात जीवा का जब अग्रभाग है, अपनी जीवा का जो आगे वाला जो भाग है, जीवा का अग्रभाग वर्ष या तालु, वर्ष मनी मसूड़ा, वर्ष मनी क्या होता है? मसूड़ा, या जो तालु से टकराकर जो ध्वनि उत्पन्न करती है तो उसी को क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त माने क्या होता है? ऊपर फेंकना। तो उत्क्षिप्त व्यंजन। और ताड़न जात माने कि ताड़ने से जात है, माने कि ताड़ने से जात, माने जात माने उत्पन्न होना, अर्थात ताड़ने से जात माने ताड़ने से जो उत्पन्न वर्ण जो उत्पन्न होते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं? ताड़न जात वर्ण कहते हैं। मनी जीवा का अग्रभाग वर्च मनी मसूड़ा या मसूड़ा अथवा तालु से
टकराकर जो ध्वनि उत्पन्न करती है उन्हें उत्क्षिप्त मणि, उत्क्षिप्त मणि ऊपर उठना याद रखना या ऊपर फेंकना, उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात, ताड़नजात मणि ताड़ने से जात, जात मणि उत्पन्न, ताड़ने से जात मणि की उत्पन्न होने वाले वर्ण ताड़नजात ताड़नजात कहलाते हैं। मणि की जीवा का अगर भाग वर्च मणि की मसूड़ा अथवा तालु से टकराकर जो ध्वनि उत्पन्न करती है उन्हें अपन क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ऊपर फेंकना, याद रखना, ऊपर फेंकना, ऊपर फेंकना। उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात मणि ताड़ने से जात, जात मणि क्या होता है? उत्पन्न होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? ताड़नजात व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? द्विगुण कहते हैं। इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? द्विस्पृष्ट कहते हैं। और जो ढ और जो ढ वर्ण है, विशेष तौर से याद रखना, ढ और ढ वर्ण से कभी भी तत्सम शब्दों का निर्माण नहीं होता है। केवल मात्र इनसे कौन से शब्द बनते हैं? तद्भव शब्द बनते हैं। क्योंकि ये हिंदी जो संस्कृत जो भाषा है उससे उत्पन्न नहीं हुई, ये हमारी जो हिंदी की जो विकास यात्रा है उसमें ये वर्णों की इनकी उत्पत्ति हुई है। इस कारण से इनसे जो शब्द बनते हैं वो कभी भी तत्सम शब्दों में नहीं गिने जाते हैं, केवल मात्र किस में गिने जाते हैं? तद्भव शब्दों में गिनती होती है इनकी। अब इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें कि जो ढ और जो ढ वर्ण है इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है, मणि की ढ और ढ को और किस नाम से जाना जाता है? तो विशेष मणि। ढ जो वर्ण है वो किस श्रेणी में आता है? तो ढ वर्ण है वो उत्क्षिप्त की श्रेणी में, किस श्रेणी में आता है? तो ये ध्यान रखना विशेष तौर से, ढ वर्ण वर्तस्य मणि की मसूड़ा, मसूड़ा तथा अल्प प्राण की श्रेणी में आता है, जबकि ढ वर्ण मूर्धन्य उत्क्षिप्त एवं महाप्राण की श्रेणी में आता है। माने कि ढ जो वर्ण है वो वर्तस्य उत्क्षिप्त है, वर्तस्य उत्क्षिप्त वर्तस्य उत्क्षिप्त वर्तस्य उत्क्षिप्त वर्ण की श्रेणी में आता है, जब वर्तस्य उत्क्षिप्त और अल्प प्राण की श्रेणी में आता है, जबकि जो ढ जो वर्ण है वह मूर्धन्य उत्क्षिप्त या एवं महाप्राण की वर्ण की श्रेणी में आता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। माने कि जो ढ और जो ढ है वो किस में आते हैं?
तो ढे और ढे उत्क्षिप्त ताड़न जात द्विगुण या द्विस्पृष्ट जिनको बोला जाता है, लेकिन इनको अलग अलग से पूछ लिया जाए। ढे जो वर्ण है तो ये ढे वर्ण है, वर्तस्य उत्क्षिप्त वर्ण है, जबकि और अल्प प्राण है, और इसके साथ साथ जो ढे जो वर्ण है वह मूर्धन्य उत्क्षिप्त एवं महाप्राण की श्रेणी में आता है। ये हो गया अपने उत्क्षिप्त या ताड़न जात या द्विगुण या द्विस्पृष्ट जो वर्ण है। उत्क्षिप्त ताड़न जात द्विगुण द्विस्पृष्ट ढे और ढे जो वर्ण है मनी जीवा का अग्रभाग वर्च मनी मसूड़ा अथवा तालु से टकराकर जो ध्वनि उत्पन्न करती है उन्हें अपन क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन अथवा या फिर ताड़न जात मनी ताड़ने से जात, जात मनी उत्पन्न होना, अर्थात ताड़ने से जात होने वाले जो वर्ण है वे क्या कहलाते हैं, ताड़न जात कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं, ढे और ढे होते हैं। कभी भी विशेष तौर से ध्यान रखना, किसी भी शब्द में अगर ढे और ढे आया हुआ है और ढे और ढे आने के बाद में अगर उसी में पूछा जाता है कि तत्सम है तद्भव है, तो ढे और ढे से कभी भी तत्सम नहीं बनता है। कौन सा बनता है, तद्भव बनता है, क्योंकि हमारी हिंदी में 5 प्रकार के मुख्य रूप से शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकत। संकर जो शब्द है, इसके अलावा ढे और ढे है विशेष तौर से, मैं 100% इसके बारे में नहीं कह रहा हूँ, विशेष रूप से मैं बता रहा हूँ, लगभग 90% किसी भी शब्द के शुरुआत में ढे और ढे वर्ण नहीं आते हैं। ये किसी भी शब्द के मध्य या अंत में ढे और ढे वर्ण आते हैं। माने कि किसी भी शब्द के शुरुआत में अगर इस प्रकार के वर्ण आएंगे तो उनके नीचे ये बिंदी का प्रयोग नहीं होगा, जबकि किसी शब्द के मध्य या अंत में ये आएंगे तो ऐसी स्थिति में इन ये जो वर्ण है इनके नीचे बिंदी का प्रयोग होगा। तो ये हो गए अपने उत्क्षिप्त, ताड़न जात, द्विगुण और द्विस्पृष्ट। अब इसके बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण और विशेष जो बात है, इन सभी जो वर्ण थे अपने, अब इन वर्णों में सबसे महत्वपूर्ण जो अपन ने पढ़ा था, स्पर्श जो व्यंजन है या स्पृष्ट या वर्गीय जो व्यंजन है, उनके बारे में अपन ने बात की थी। जो पहला ही जो नियम अपन ने पढ़ा था, पहला ही जो भेद अपन ने पढ़ा था, माने कि वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजनों के बारे में अपन ने चर्चा की। तो विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान रखना, माने कि नोट लगा के मैं लिख रहा हूं, वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजनों की संख्या की अपन ने बात की थी। तो कितनी बात की थी, 25 की थी। वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या स्पृष्ट व्यंजन या स्पर्शी जो व्यंजन है उनकी अपन ने बात की थी। तो कितनी थी, कैसे लेकर के 25 थी, कैसे लेकर के मैं तक थी। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विशुद्ध रूप से, विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान देना, माने कि विशुद्ध रूप से स्पर्श या वर्गीय या स्पृष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में विशुद्ध रूप से स्पर्श व्यंजनों की संख्या 16 है। हिंदी में विशुद्ध रूप से अगर पूछ लिया जाए कि विशुद्ध रूप से, क्योंकि अगर ऑप्शन वाली अगर ऐसी स्थिति है तो उसमें माने कि एबीसीडी वाली स्थितियों में पूछ लिया जाता है कि विशुद्ध रूप से हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। वहाँ पर अगर आपके ऑप्शन दे दिया 25 दे दिया, 16 दे दिया या फिर 20 दे दिया या फिर 23 नहीं 24 का ऑप्शन दे दिया, मानी 25 दे दिया, 16 दे दिया और 24 का अगर ऑप्शन दे दिया, और आपसे पूछ लिया जाता है कि विशुद्ध रूप से हिंदी में जो स्पर्श जो व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है, तो ऐसी स्थिति में हिंदी में विशुद्ध रूप से जो स्पर्श व्यंजन है उनकी संख्या 25 ना होकर के कितनी है, 16 है। और अगर पूछे प्रश्न इससे घुमा करके आए कि हिंदी में स्पर्श सीधा सा अगर दे दिया जाए तो कि हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25वां ऑप्शन दे दिया जाएगा और 16 ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे 20 ऑप्शन या 24 ऑप्शन, तो ऐसी स्थिति में कितने होंगे, 25 होंगे। लेकिन विशुद्ध रूप से अगर पूछ लिया जाए तो 16 होते हैं। अब विशुद्ध रूप से 16 कौन से होते हैं, क्योंकि अपन ने बात की थी विशेष तौर से एक जो स्पर्श संघर्ष की बात की थी, स्पर्श
संघर्षी जो वर्ण है कितने थे, 4 थे। इस पर संघर्षी की बात की थी, कितने थे, 4 थे। कौन कौन से थे, एक च, छ, जे और जे जो वर्ण है, च, छ, जे और जे जो वर्ण है, ये क्या है, स्पर्श संघर्षी जो वर्ण है, इनके बारे में अपन ने बात की थी। और इसके अलावा अपन ने एक बात की थी नासिके ध्वनियों की, किनकी, नासिके ध्वनियां या नासिके वर्ण, नासिके वर्ण की अपन ने बात की थी। तो नासिके वर्ण कितने हैं, 5। कौन कौन से हैं, सभी वर्गों के पंचम वर्ण, सभी वर्गों के पंचम वर्ण, सभी वर्गों के पंचम वर्ण, इनके बारे में अपन ने बात की। कौन कौन से, एक तो अंगे, इसके बाद ये, इसके बाद न और जो मैं है, ये सभी क्या है, सभी वर्गों के पंचम वर्ण, माने कि 5 वर्ण ये हो गए। और 5 वर्ण कौन, 4 वर्ण कौन से हो गए, 4 वर्ण स्पर्श संघर्षी वाले हो गए। 5 वर्ण जो कि नासिके जो वर्ण है, ये 5 हो गए। और 5 + 4 कितने हो गए, 9 हो गए। ये 9 है, इनको अगर बाहर निकाल दिया जाए, माने कि 25 - अगर 9 कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कितने बच जाते हैं, वो आप निकाल लो, क्योंकि मुझे इतनी क्या नहीं आती है, गणित आती नहीं है। तो कितने हो जाते हैं, 16 बच जाते हैं। तो विशुद्ध रूप से अगर बात कर ली जाए, विशुद्ध रूप से अगर हिंदी में स्पर्श वर्गीय स्पृष्ट या स्पर्शी व्यंजनों की अगर संख्या पूछ ली जाए, तो 25 ना होकर के कितनी होती है, 16 होती है। क्योंकि स्पर्शी संघर्ष जो 4 है, इनको अलग से लिखा अपन ने, अलग से बात की है। इसके अलावा जो नासिके जो ध्वनियाँ हैं, पंचम वर्ण, सभी वर्गों के जो पंचम वर्ण है, उनकी अगर बात कर ली जाती है, तो इस स्थिति में 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। 25 में से 9 बार निकाल ली, कितने बच गए, 16 बच गए। तो हिंदी में विशुद्ध रूप से अगर पूछ लिया जाए कि वर्गीय या स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 16 होती है। अब अपन बात करेंगे जो बाह्य पर्यतन है, ये तो अपनी बात हो गई अभ्यंतर पर्यतन के बारे में। अब अपन बात करेंगे जो बाह्य जो पर्यतन है, बाह्य पर्यतन कहाँ से लेकर के कहाँ तक, बाह्य पर्यतन के जो भेद है वह कितने हैं। अब एक विशेष तौर से ये भी ध्यान रखना, जो नासिके जो वर्ण है, उच्चारण की दृष्टि से बात कर ली जाए, तो नासिके जो वर्ण है उच्चारण की दृष्टि से, एक तो नासिके जो माने कि नाक से जो हवा उच्चरित जिन वर्णों का उच्चारण होता है वह नासिके होता है। इसके अलावा इनका उच्चारण कंठ से, अर्थात जो इसका उच्चारण कंठ से होता है, इसका उच्चारण तालु से भी होता है, इसका उच्चारण जो मूर्धा से भी होता है, इसका उच्चारण दंत्य से होता है, और इसका उच्चारण ओष्ठ से भी होता है। अर्थात इन वर्णों का उच्चारण नासिका प्लस जो इसके अलग अलग जो है, जिस प्रकार से कंठ है, तालु है, या मूर्धा है, या दंत्य है, या फिर इसके अलावा जो ओष्ठ है, इनसे भी इनका उच्चारण होता है। तो ये जो वर्ण है, इनका उच्चारण 2 रूपों में होता है, मानी नासिका से भी होता है, और इसके अलावा किससे होता है, अलग अलग जो उच्चारण स्थल है उनसे भी इनका उच्चारण होता है। अब जो बाह्य पर्यतन है, दूसरा अपने बाह्य पर्यतन, पर्यतन के बारे में अपन ने कल बात की थी। पर्यतन किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में हृदय से लेकर मुख तक किए जाने वाले प्रयासों, अर्थात वर्णों के उच्चारण में हृदय से लेकर के मुख तक किए जाने वाले प्रयास को क्या कहते हैं, पर्यतन कहते हैं। पर्यतन 2 प्रकार के होते हैं, एक अभ्यंतर पर्यतन होता है और एक बाह्य पर्यतन होता है। अभ्यंतर पर्यतन की बात की थी अपन ने, हृदय से लेकर के काकलक माने कि कौवा तक, और जो काकलक या कौवा से मुख तक की जो स्थिति है वो किसके अंतर्गत आती है, बाह्य पर्यतन के अंतर्गत आती है। काकलक या कौवा से लेकर मुख तक। अब बाह्य पर्यतन को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो बाह्य पर्यतन के भी 2 भेद हैं।
दो भेद कौन कौन से हैं? एक स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, एक तो है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, और दूसरा है प्राण तत्व के आधार पर। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है, एक जो घोष वर्ण है और दूसरा कौन सा है? अघोष वर्ण है। और जो प्राण तत्व है इसके आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है, एक कौन सा है? अल्प प्राण है और दूसरा कौन सा है? महाप्राण है। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। माने कि बाह्य परिवर्तन के भी कितने भेद है? दो है मुख्य रूप से, दो भेद। अब दो भेद में कौन कौन सा है? एक स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, और दूसरा प्राण तत्व के आधार पर। माने कि ये हो गए जो भेद है। माने कि बाह्य जो परिवर्तन है, बाह्य ये जो परिवर्तन है इसमें एक स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर और एक प्राण तत्व के आधार पर। अब जो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर भी इसके कितने भेद है? तो दो भेद हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर भी कितने भेद है? तो दो भेद हैं। अब दो भेद कौन कौन से हैं? एक तो कौन सा है? अघोष वर्ण है, अघोष, और दूसरा कौन सा है? सघोष या घोष जिनको कहते हैं, घोष या सघोष है। और इसके बाद जो प्राण तत्व है इसके आधार पर भी इसके भी कितने भेद है? दो भेद है। दो भेद कौन कौन से हैं? तो एक है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा कौन सा है? महाप्राण। एक कौन सा है? अल्प प्राण है और दूसरा कौन सा है? महाप्राण। माने कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर भी दो भेद है, घोष और अघोष, घोष और अघोष है, घोष और अघोष है। और जो प्राण तत्व के आधार पर भी दो भेद है, प्राण तत्व के आधार पर भी कितने भेद है? तो दो भेद है। दो भेद कौन कौन से हैं? तो एक अल्प प्राण है और दूसरा कौन सा है? महाप्राण है। प्राण तत्व के आधार पर भी दो भेद, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण तत्व, प्राण माने क्या होता है? वायु, या जो वायु की जो शक्ति है उसे अपन क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर अपन पहले बात करेंगे, उसके बाद जो प्राण तत्व के आधार पर है। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर माने जिन वर्णों के उच्चारण में जो अपनी जो स्वर तंत्रियां उनमें एक तो कंपन होता है और एक कंपन नहीं होता है। इस स्थिति इसको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक भाग जो पहला भाग है वह कौन सा है? पहला भाग मानी अघोष, और दूसरा है सघोष। अघोष और सघोष विशेष तौर से ध्यान रखना। अब जो अघोष मानी कि यही मैं लिख रहा हूं, जिन, ए मानी क्या होता है? नहीं, और घोष या जिसको अपन नाद भी कह सकते हैं, और इसका अर्थ क्या है? गर्जना। ये ध्यान रखना, अर्थ क्या है? गर्जना। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। जबकि
जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वह तो अघोष कहलाते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वे क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं। माने कि घोष या सघोष, इन्हीं को क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। परिभाषा हो गई इनकी, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वे तो क्या कहलाते हैं, अघोष कहलाते हैं। और सघोष या घोष जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो वे कौन से कहलाते हैं, सघोष या घोष कहलाते हैं। अब जो सघोष और जो अघोष और जो सघोष है इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं तो अपन उसकी बात कर रहे हैं। सघोष जो वर्ण है सबसे महत्वपूर्ण है, और सघोष में किसी भी वर्ग का पहला, किसी भी प्रकार का पहला और दूसरा वर्ण, मानी किसी भी वर्ग का, अघोष में किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा आता है, जबकि जो सघोष है इसमें किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और जो पांचवा वर्ण है। माने कि चाहे मैं किसी भी वर्ग की क्यों बात कहूं, चाहे प्रत्येक वर्ग का, अगर इसको आप लिखना चाहो प्रत्येक वर्ग लिखना चाहो तो प्रत्येक वर्ग लिख लो। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, और यहां पर भी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। मानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा किस में आता है, अघोष वर्ण में आता है, जबकि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा। अब वर्ग तो आप जानते हो, वर्ग मानी कौन, वर्ग मानी कि जो के वर्ग है, के वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, मैं इनको मिटा रहा हूं, यहीं पे लिख देता हूं। जिस प्रकार से के वर्ग है, चे वर्ग है, इसके अलावा जो टे वर्ग है, ते वर्ग है और पे वर्ग है। अब के वर्ग में कै, खे, गे, गे और अंगे। चे वर्ग में चे, छे, जे, जे और ये। टे वर्ग में टे, ठे, डे, ढे और णे। ते वर्ग में ते, थे, दे, दे और ने। और पे वर्ग में पे, फे, बे, भे और में। माने कि जो के वर्ग है, अर्थात यहाँ पर दिया हुआ है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा कौन सा हो गया, के और खे। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा कौन सा हो गया, के और के वर्ग का के और खे हो गया, चे वर्ग का चे और छे हो गया, टे वर्ग का टे और ठे हो गया, ते वर्ग का ते और थे हो गया, और पे वर्ग का पे और फे हो गया। जबकि यहाँ पर सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा कौन सा है, तीसरा, मैं संख्या दर्ज कर रहा हूँ, तीसरा, चौथा और पांचवा। यहाँ पर पहला और दूसरा, माने कि तीसरा, चौथा, पांचवा। इसी का भी चे वर्ग का भी तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ते वर्ग का भी तीसरा, चौथा, पांचवा, और जो पे वर्ग है इसका भी तीसरा, चौथा और पांचवा। माने कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, मानी के, खे, चे, छे, टे, ठे, ते, थे, पे, फे, ये वर्ण तो किस में आएंगे, अघोष में आएंगे। जबकि गे, गे, अंगे, चे, जे,
जय जय और ये टे डे ढे और ने, जब इसके बाद जो ते वर्ग है उसमें दे दे और ने बे भे और जो मैं है ये किस में आएंगे, मैंने तीसरा चौथा पांचवा वर्ण किस में आएगा, सघोष में आएगा। इसके बाद में जो यहां पर ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, श श और श, जो कि किस में आएंगे, ऊष्म वर्ण है, जो कि किसके अंतर्गत आए, अंघोष के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद जो सघोष है इसमें एक तो अंतस्थ, अंतस्थ के बारे में अपन ने कल बात की थी। अंत मनी मध्य, स्थ मनी रहना, अर्थात मध्य स्थित रहना। किसके मध्य स्थित रहना, स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती जो ध्वनियां मानी स्वर और व्यंजन की जो मध्यवर्ती ध्वनियां वह क्या कहलाती है, अंतस्थ कहलाती है। अंतस्थ के बारे में विस्तृत अपन ने बात की थी कि अंतस्थ कौन कौन से हैं, 4 प्रकार के अंतस्थ होते हैं। उत्पत्ति जो क्रम है ये वह रे और ल है। प्रक्रिया जो क्रम है वह क्या है, ये रे ले और वह है। विशुद्ध रूप से अंतस्थ की अपन ने बात की थी। विशुद्ध रूप से अंतस्थ कौन कौन से हैं, ये और वह है। जबकि जो ल है वो क्या है, पार्श्विक है, और र है वो क्या है, परकंपित लुंठित कंपनजात जिसको अपन कहते हैं। अंतस्थ जो कि 4 वर्ण है, ये वह र और ल हैं। इसके अलावा जो प्रत्येक वर्ग का आ गया, फिर अंतस्थ आ गया। इसके अलावा जो है वर्ण है वे भी किसके अंतर्गत आता है, है वर्ण भी किसके अंतर्गत आता है, तो सघोष के अंतर्गत आता है। एक अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग भी किसमें आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग भी किसमें आते हैं, तो सघोष के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा ढे और ढे, ढे और ढे ये दोनों भी किसके अंतर्गत आते हैं, तो सघोष के अंतर्गत आते हैं। और इधर अगर अपन आगत ध्वनियों की फिर से अगर बात करें तो आगत जो ध्वनियां हैं उसमें, आगत जो ध्वनियों में माने आगत जो वर्ण है, आगत वर्णों की अगर बात करें तो आगत वर्ण यहाँ पे जो क और ख और एक जो फ वर्ण है वह किसके अंतर्गत आते हैं, अघोष के अंतर्गत आते हैं। जबकि ग और ज है वो किसके अंतर्गत आता है, माने कि इसके अंतर्गत सघोष के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग और जो ज है तीसरा वर्ण है, यानी कि ग भी तीसरा है, ज भी तीसरा है, तो ग और ज तीसरा माने तीसरा चौथा पांचवा किसके अंतर्गत आता है, तो सघोष के अंतर्गत आता है। तो आगत ध्वनियों में भी इसके बारे में लिख देता हूं, माने कि आगत वर्ण, तो ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, ग और ज। और यहाँ पर आगत वर्ण क ख और फ जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, अघोष के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ ये व रे और ल है वर्ण है वो भी किसके अंतर्गत आता है, सघोष के अंतर्गत आता है। अनुस्वार और विसर्ग भी किसके अंतर्गत आता है, सघोष के अंतर्गत आता है। उत्क्षिप्त या ताड़नजा दिव गुण दिव स्पर्श जिसकी अपन ने अभी बात की थी, ढ और ढ वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, सघोष के अंतर्गत आते हैं। तो यह है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण है। अघोष में प्रत्येक वर्ग का अघोष कहते हैं किसे हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वह अघोष कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वह सघोष कहलाते हैं। अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा आता है। पहले और दूसरे की अपन ने बात कर ली। प्रत्येक वर्ग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा मैंने यहाँ संख्या दर्ज कर दी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और जो पांचवा जो वर्ण है। ऊष्म जो वर्ण है, ऊष्म वर्ण भी किसके अंतर्गत आते हैं, ऊष्म वर्ण में ऊष्म जो वर्ण है क्ष और श, हाँ यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान रखना कि अगर बात कर ली जाए कि अघोष जो ऊष्म वर्ण है वो क्या है, तो अघोष ऊष्म वर्णों में चौथा जो वर्ण है ये किसके अंतर्गत आ जाता है, इसका ध्यान रखना। किसके अंतर्गत आता है, तो सघोष के अंतर्गत आता है।
ऊष्म जो है माने कि जो ऊष्म वर्ण है, अर्थात अघोष ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 3 है। अघोष ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 3 है, क्योंकि चौथा जो वर्ण माने कि है वर्ण है वो किस में आता है, सघोष के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया अपने स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है, आगत ध्वनियों सहित इसका अपन ने क्या कर दिया है, वर्गीकरण कर दिया है। अब अपन बात करेंगे प्राण तत्व के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है। अब यहाँ पर एक बात विशेष तौर से ये भी ध्यान रखना कि सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं। अब अपन बात करेंगे जो दूसरा प्राण तत्व के आधार पर, जो कि अल्प प्राण और महाप्राण है। बाह्य प्रयत्न में जो दूसरा है बाह्य प्रयत्न में जो दूसरा है अपने, दूसरा कौन सा है, प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राण तत्व में के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्राण तत्व के आधार पर, प्राण का अर्थ क्या होता है ये ध्यान रखना, प्राणमणि। प्राण का अर्थ क्या है, तो प्राण का अर्थ क्या है, हवा, या मैं कहूं वायु, या हवा की शक्ति। तो प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं। पहला भेद कौन सा है, पहले भेद की अपन बात कर रहे हैं, तो पहला कौन सा है, तो अल्प प्राण, और दूसरा कौन सा है, महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प मनी क्या होता है, थोड़ा, और प्राण मनी क्या होता है, वायु। अल्प मनी थोड़ा और प्राण मनी क्या होता है, वायु। महा मनी क्या होता है, बहुत या बहुत ज़्यादा, और प्राण मनी क्या होता है, वायु। अल्प प्राण, अल्प मनी थोड़ा, और वायु प्राण मनी क्या होता है, वायु। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम वायु का प्रयोग होता है, अर्थात बहुत कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है, तो वे कौन से होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत ज़्यादा वायु की आवश्यकता होती है, तो वे कौन से होते हैं, अर्थात हवा की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा बलाघात दिया जाता है, माने कि जोर दिया देकर के जिन वर्णों का उच्चारण होता है, वे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो अल्प प्राण। अब अल्प प्राण वर्णों की में कौन कौन से अल्प प्राण वर्ण है और कौन कौन से महाप्राण है। अल्प प्राण के अंतर्गत किसी भी वर्ग या प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण में पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा, जबकि महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। अर्थात अगर आप इनको याद रखना चाहो तो सम और विषम की दृष्टि से भी याद रख सकते हो, माने कि सम संख्या वाले को दूसरा और जो चौथा है वो किस में आता है, महाप्राण में होता है, और जो
विषम है, पहला तीसरा और जो चौथा है वो किसके अंतर्गत आता है? अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा चौथा माने कि ये पहला, ये तीसरा और जो चौथा है, पहला तीसरा और पांचवा, मानी पहला तीसरा और जो पांचवा वर्ण है वो किसके अंतर्गत आता है? प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और जो पंचम जो वर्ण है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। और जो महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का या किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा, मानी कि दूसरा कौन सा है? ख, और जो ग है दूसरा और जो चौथा वर्ण है किसके अंतर्गत आता है? महाप्राण के अंतर्गत आता है। मानी कि पहला तीसरा और चौथा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। पहला तीसरा, पहला क है, फिर च है, उसके बाद ट है, त है और प है। फिर जो ग वर्ण है यहाँ पर ज वर्ण है, यहाँ पर ड वर्ण है, यहाँ पर द वर्ण है और यहाँ पर जो ब है। फिर पंचम अंगे और यहाँ पर ये, यहाँ पर ण, यहाँ पर न और यहाँ पर मैं। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला तीसरा और जो पंचम है वह किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और महाप्राण में दूसरा और चौथा कौन कौन से? माने कि ख है और ग है। इसके बाद जो च वर्ण है उसमें छ है और ज है, यहाँ पर ठ है, यहाँ पर ढ है और जो तीसरा है ते में एक थ है और दूसरा कौन सा है? ध है। और यहाँ पर फ वर्ण है और जो है कौन सा है? भ जो वर्ण है। माने कि पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, महाप्राण में कौन कौन से हैं? तो दूसरा और जो चौथा वर्ण है। इसके अलावा यहाँ पर कौन से आते हैं? तो अंतस्थ वर्ण, ये व र और ल किसके अंतर्गत आते हैं? अंतस्थ वर्ण ये व र और ल किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। जबकि ऊष्म वर्ण कौन कौन से? क्ष, श और जो है ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ऊष्म वर्ण क्ष, श और है जो है ये चारों के चारों किसके अंतर्गत आते हैं? तो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो उत्क्षिप्त वर्ण है, अपन बात वैसे कर चुके हैं। उत्क्षिप्त वर्ण जो अड़े हैं वो किस में आता है? अड़े। और अड़े के बारे में और बात की थी अपन ने, जो कि वर्तस्य जो उत्क्षिप्त है अड़े, और जो भी किस में आता है? अल्प प्राण में आता है। और यहाँ पर उत्क्षिप्त कौन सा है? उत्क्षिप्त वर्ण जो ढ है वो किस में आता है? महाप्राण में आता है। इसके अलावा अनुस्वार किस में आता है? तो अनुस्वार अल्प प्राण में आता है। जबकि जो विसर्ग है ये विसर्ग किसके अंतर्गत आता है? महाप्राण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा सभी जो स्वर है ये भी ध्यान रखना, सभी स्वर क्या है? अल्प प्राण है। सभी स्वर क्या है? अल्प प्राण है। सभी स्वर क्या है? तो अल्प प्राण में आते हैं। सभी स्वर क्या है? अल्प प्राण है। माने कि प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हो गया अपने, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण माने कि में कौन कौन चाहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और जो पांचवा है, पहला तीसरा और जो पंचम वर्ण है। इसके अलावा अंतस्थ वर्ण ये व र और ल है। इसके अलावा उत्क्षिप्त वर्ण ड़ है। इसके अलावा जो अनुस्वार है
वह भी किस में आता है, अल्प प्राण में आता है। सभी स्वर भी किसके अंतर्गत आते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा आता है। ऊष्म वर्ण क्षय 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 और है, उत्क्षिप्त वर्ण जो ढ है और विसर्ग भी किसके अंतर्गत आता है, तो महाप्राण के अंतर्गत आता है। और दूसरी बात यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, चाहे आप लिख लो भले, मनी की अगर पूछ लिया जाए जो अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष में स्वरों की अगर बात कर ली जाए कि सभी स्वर मैं प्रश्न लिख रहा हूं, सभी स्वर हैं, तो सभी स्वर घोष, दूसरा अघोष, तीसरा अल्प प्राण और चौथा महाप्राण। ये प्रश्न है, माने कि सभी स्वर मैंने दोनों जगह लिख दिया है। सभी स्वर अल्प प्राण है, सभी स्वर क्या है, सभी स्वर अल्प प्राण है और सभी स्वर क्या है, सघोष है। फिर से बता रहा हूं, माने कि सभी स्वर क्या है, मैंने जो घोष और अघोष की बात की थी वहां पर भी मैंने बताया था कि सभी स्वर क्या है, सघोष है। और यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ जो सभी स्वर है वो क्या है, अल्प प्राण है, माने कि महाप्राण और अल्प प्राण और महाप्राण में से सभी स्वर क्या है, तो अल्प प्राण है। प्रश्न मैंने लिख दिया है कि अब यहाँ पे सभी स्वर है, घोष है, अघोष है, अल्प प्राण है या महाप्राण है। इन चारों में से एक ऑप्शन सही होगा और कौन सा होगा आप सोच के मुझे ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख के मुझे बताना। मैं आपको यहाँ पर इसका उत्तर ज़रूर बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ये आप ज़रूर बताना, जो भी देखते हैं वीडियो को, जो भी पढ़ते हैं वो ज़रूर ये बात मेरे को बताना आपको अगर आता है तो, कि सभी स्वर जब अगर इस प्रकार से अगर प्रश्न आ गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सभी स्वर अल्पप्राण भी है और सभी स्वर क्या है, सघोष भी है। लेकिन अगर प्रश्न इस प्रकार से आए कि सभी स्वर है कि घोष है, अघोष है, अल्पप्राण है, महाप्राण है, तो कौन सा सही होगा, घोष या सघोष वाला जो है, घोष या जो सघोष है, घोष या मैं यहीं पे लिखता हूँ जो सघोष है, एक ही बात है, घोष या सघोष। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला जो ऑप्शन है वो क्या होगा, सही होगा। मनी सभी स्वर क्या है, इस प्रकार से अगर प्रश्न आए, क्योंकि सभी स्वर सघोष होते हैं लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं, अल्प प्राण। अगर यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न होता है कि सभी स्वर है, तो यहाँ पर घोष या सघोष वाला ऑप्शन नहीं आता और केवल मात्र अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण और उपयुक्त सभी का अगर प्रश्न आ गया होता तो ऐसी स्थिति में कौन सा ऑप्शन सही होता, अल्प प्राण वाला होता। लेकिन अगर यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न आ गया कि सभी स्वर है, घोष है, अघोष है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा सही होगा, घोष वाला सही होगा। यह है अपने जो व्यंजनों का वर्गीकरण। इसके बाद में अपन बात करेंगे जो अगला जो अपना वीडियो होगा उसमें जो व्यंजनों में जो अपने बच गए हैं, जिस प्रकार से कौन से मने की जो संयुक्त जो व्यंजन है, संयुक्त मुख्य रूप से 4 जो वर्ण होते हैं, क्षय, त्रय, जय और श्रेय। वैसे उनको अपन वर्ण नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो वर्ण के बजाय उनको अक्षर कहें तो ज़्यादा सार्थक होगा। तो जो संयुक्त जो वर्ण है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो 4 जो संयुक्त है मुख्य रूप से, इसके अलावा जो और भी जो संयुक्त वर्ण बनते हैं उनके बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। तो व्यंजनों का वर्गीकरण हो गया, अपने स्वरों का वर्गीकरण हो गया। स्वरों के बारे में अपन ने बात कर ली थी, माने कि जो स्वर और जो व्यंजन माने 3 प्रकार के जो वर्ण होते हैं। 3 प्रकार के वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो 3 प्रकार के वर्ण मुख्य रूप से ध्यान रखना। विशेष तौर से मैं फिर से कह रहा हूँ, मुख्य रूप से हिंदी में वर्ण है कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों के भेद 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है, लेकिन तीसरा भेद कौन सा है, तो कौन सा है, अयोगवा है। कौन सा है, अयोगवा है। तो 3 प्रकार के भेद हो गए। मुख्य रूप से पूछे तो 2 है, लेकिन फिर 3 हो जाते हैं। 3 क्योंकि संस्कृत में जो स्वरों जो वर्णों के जो भेद हैं जो कितने हैं, 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और
अयोगवाह वर्ण होते हैं। स्वरों के बारे में अपन ने बात की थी, फिर व्यंजनों के बारे में अपन ने बात की, अयोगवाह जो वर्ण अनुस्वार और विसर्ग की बात की थी। लेकिन जो संस्कृत में जो अयोगवाह वर्ण, हिंदी में अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 होती है, जबकि संस्कृत में जो अयोगवाह वर्ण है उनकी संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। एक जीवामूलीय व्यंजन होते हैं और एक कौन से होते हैं, उपदमानीय जो व्यंजन होते हैं, जो कि बाद में अपन कभी चर्चा करेंगे और आगे अपन चर्चा करेंगे जब संस्कृत की व्याकरण अपन शुरू करेंगे, उस समय उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। स्वरों का जो वर्गीकरण था उसके बारे में अपन ने बात की थी। उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा, काल, उच्चारण, समय के आधार पर, मुक्ताकृति या ओष्ठाकृति के आधार पर, या जीवा के भाग के आधार पर, जीवा उठने के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों की बात की थी। स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। लेकिन संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो व्यावहारिक दृष्टि से, विशेष तौर से अगर किसी को बहुत संस्कृत भी कोई पढ़ने वाला है तो उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि संस्कृत में स्वरों की जो संख्या है व्यावहारिक दृष्टि से कितनी है, तो कितनी है, 13 हैं, क्योंकि वहाँ पर री और जो दीर्घ री और जो ली है उसको भी माना जाता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, तो कितनी है वहाँ पे, तो 9 है। माहेश्वरी सूत्र के अनुसार संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 9 है। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि पाणिनि व्याकरण के अनुसार स्वरों की संख्या संस्कृत में कितनी है, तो 21 या 22 है। 21 या 22 है। और 21 या 22 किस प्रकार के से होते हैं, जो कि स्वरों के अर्थ स्वर के जो वहाँ पे भेद हैं, उदात, अनुदात और जो स्वरित है, उदात, अनुदात और जो स्वरित है, उनके जो भेद है, उनके आधार पर जो एक प्लुत जो स्वर होता है, प्लुत में जो री वर्ण जो होता है उसको नहीं, जो ली जो वर्ण होता है उसको नहीं गिना जाता है। इस कारण से वहाँ पर कुछ एक विद्वान जो व्याकरणाचार्य है वो ली को नहीं मानते हैं, तो वह न मानने के कारण 21 हो जाते हैं। और जब ली को मान लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में तो वहाँ पर क्या होता है, स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 22 हो जाती है। उसके बाद अपन ने जो व्यंजनों की बात की थी, व्यंजन जो वर्ण है के भेदों की अपन ने बात कर ली है, माने कि जो व्यंजन 25 जो व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं, उसके बाद जो अंतस्थ जो 4 हैं, उसके बाद जो ऊष्म जो वर्ण है व्यंजन है उसके बारे में अपन ने बात की जो 4 है, और उसके बाद जो अपन ने बात की थी किसके बारे में बात कर ली, माने कि जो संयुक्त जो है उसके बारे में अपन बाद में अगले वीडियो में अपन बात करेंगे। फिर जो स्पर्श व्यंजन जो 25 हैं विशुद्ध रूप से 16 हैं, क्यों है, क्योंकि जो 4 वर्ण है स्पर्श संघर्षी है, चाहे 6 जय और जय जो है। इसके अलावा जो 4 वर्ण है, 5 वर्ण है जो कि पंचम वर्ण माने कि नासिक के जो वर्ण है उसके बारे में बात की थी अपन ने। इसके अलावा अपन ने जो अंतस्थ है उनके बारे में बात कर ली है। उत्क्षिप्त, ताड़ंजा, द्विगुण, द्विस्पृष्ट के बारे में अपन ने बात कर ली है। उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, दंतोष्ट, नासिके के बारे में अपन ने बात कर ली है। वर्तस्य जो वर्ण है लेस है और नए के बारे में बात कर ली है। स्वरयंत्रीय व्यंजन कौन सा होता है उसके बारे में अपन ने बात की, स्वरयंत्रीय व्यंजन जो कि है होता है। जीवा मूल्य जो व्यंजन क और ख होते हैं। उपदमानीय व्यंजन प और जो फ जो वर्ण होते हैं उनके बारे में भी अपन ने बात कर ली है। उसके बाद जो पर्यटन के आधार पर अर्थात वर्णों के उच्चारण में अर्थात वर्णों के उच्चारण में हृदय से लेकर के मुख तक किए जाने वाले प्रयास को क्या कहते हैं, तो पर्यटन कहते हैं। भेद कितने हैं, अभ्यंतर पर्यटन है, बाह्य पर्यटन है। और इसके बाद जो अभ्यंतर पर्यटन है उसके कितने हैं, तो अभ्यंतर पर्यटन को अलग अलग कितने भागों में बांटा गया है, तो उसके बारे में अपन ने विस्तृत चर्चा कर ली है। स्पृष्ट जो है या उसी को अपन वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा जो स्पर्श संघर्षी है, इसके अलावा जो संघर्षी जो वर्ण है, इसके अलावा जो नासिके है, अंतस्थ है, संयुक्त है, उनके बारे में उत्क्षिप्त जो वर्ण है उनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। जो बाह्य जो पर्यटन है उसके आधार पर बाह्य पर्यटन में मुख्य रूप से जो बाह्य पर्यटन 2 भेद कौन कौन से हैं, स्वरतंत्रियों में कंपन के आधार पर, और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा कौन सा है, प्राण तत्व के आधार पर। स्वरतंत्रियों में कंपन के आधार पर घोष और अघोष की अपन ने बात कर ली है। और जो प्राण तत्व के आधार पर जो है 2 भेद कौन कौन से, अल्पप्राण और महाप्राण की अपन ने बात कर ली है। सभी स्वरों की अपन ने बात कर ली, सभी व्यंजनों की अपन ने विस्तृत बात कर ली है। इसके बाद अगले वीडियो में अपन बात करेंगे जो कि संयुक्त व्यंजन है, उसके बाद अनुस्वार और विसर्ग की जो महत्वपूर्ण जो स्थिति है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और उसके बाद संपूर्ण जो वर्णमाला है उसका एक ही वीडियो में सारी चर्चा अपन एक साथ माने कि बिल्कुल कम समय में अपन सारी वर्णमाला का एक साथ चर्चा करेंगे।
उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपके समझ में आ रही होगी। कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आए या आपको किसी प्रकार का डाउट हो, शंका हो, संशय हो, तो ऐसी स्थिति में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख करके भेजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप खूब अध्ययन करें, खूब स्वाध्याय रहे, खूब पढ़े, खूब मेहनत करें, हमेशा हंसते खिलखिलाते रहे। यही मैं आप सभी के लिए परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं। और आप अपने जो ये वीडियो है, इन वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इसके साथ साथ हमारा जो चैनल है तेजल रिजो पाठशाला, इसको आप सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए शब्दों, नए तथ्यों, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।